Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है, समझाइए। अथवा कारण बताइए कि मिथॉक्सी मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, कुल मिला के आपको ये करना है कि अल्कोहल के क्वथनांक से और जो ईथर का क्वथनांक है उसको कंपेयर करना है। बट बात ध्यान रखना ये है कि इनका अणुभार जो है वो लगभग समान होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं बताऊंगा कि आपको बोर्ड पे कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र जो होता है CH3CH2OH होता है। भाई दो कार्बन का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हम इसको लिख सकते हैं दूसरी तरह से C2H5OH। हमने इसको क्या किया, C2H5OH लिख दिया। ठीक, अच्छा अब जरा एक बात यहाँ पर एक जनरल बात जो है वो हम समझेंगे। मान लो हमारे पास दो बीकर हैं और दो बीकर में अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग अणु हैं, परमाणु नहीं अणु हैं। अब मान लीजिए एक अणु ऐसा है, ये सारे के सारे जो हैं वो अणु हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ये वाले अणु हैं। ये अणु क्या कर रहे हैं कि आपस में बंध बना रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बंध का निर्माण कर रहे हैं। ये अणु आपस में बंध बना रहे हैं। तो जब ये आपस में बंध का निर्माण करेंगे तो उस केस में ऐसा होगा कि ये अणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, और जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उस केस में जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर सबसे पहले ये बंध तोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद अणु जो होगा वो क्या होगा, गैसीय अवस्था में आएगा। बात को समझ में आई कि नहीं है भाई। इनके बीच में ये बंध बना हुआ है, दो अणु हैं, इनके बीच में ये बंध बना हुआ है, और बंध बनने की वजह से क्या होगा कि ये दोनों अणु होल्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर इन दोनों को अलग करके बाष्पित करना है तो पहले ये बंध तोड़ेंगे, ये बंध तोड़ेंगे। उसके बाद बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा लगती है। ऊर्जा का मतलब आपने ऊष्मा दी। ऊष्मा दी का मतलब क्या हुआ कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि आपने क्वथनांक क्या किया, बढ़ा दिया। जबकि यही बात है इन अणुओं की। अगर मैं बात करूं तो इस अणु को में आप देख रहे हो कि किसी तरह का कोई अंतर अणुक बल नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो क्या लग रहा है, अंतर अणुक बल लग रहा है, दो अणुओं के बीच का बल लग रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो इस अणु को आपको बाष्पित करने में कोई टेंशन नहीं होगी। उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, उतना तापमान नहीं देना पड़ेगा, और ये आसानी से बाष्पित हो जाएगा। सेम यही कहानी जो है वो अल्कोहल और यहाँ पर होती है ईथर में। अब देख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास में ये अल्कोहल है C2H5 और ये OH। यहाँ से क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल की वजह से जुड़ा रहता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये इसने अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध बना लिया। अंतर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अणुओं के बीच में। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन गया। हाइड्रोजन बंध की कहानी आपको समझ में आती है कि जब कोई हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उस केस में ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसके इलेक्ट्रॉन को आपस को खींच लेता है, और जब खींचता है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो आंशिक रूप से धनावेश और उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। यही सेम कहानी जो है वो इसकी भी होगी। तो जब ये सेम कहानी यहाँ पर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इस पर माइनस आएगा। तो इसका मतलब है कि अगला जो आएगा वो भी इसी तरह से लग जाएगा। तो ऐसे कई सारे अणु जो होंगे वो इससे लग जाएंगे, और लगने की वजह से क्या हो जाएगा, लगने की वजह से इनका एसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि इनका बल्क बन जाएगा। यानी कि बहुत सारे अणु जो होंगे, बहुत सारे अणु जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। और जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको कहानी यही समझ में आती है कि अगर उसको गर्म करेंगे तो पहले इन बलों को तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बल को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तापमान चाहिए होगा, ठीक है ना, उसके लिए ऊष्मा चाहिए होगी, और उसके बाद जो होगा फिर ये बाष्पित होंगे। अब यही कहानी अगर हम मिथॉक्सी मेथेन में देखें या डाई एथिल ईथर में देखें तो देखिए डाई एथिल ईथर की अगर आप बात करते हो तो दो एथिल बना दीजिए।
और उनको ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि किसी तरह का कोई भी आकर्षण बल यहाँ पर नहीं लगेगा, सिवाय कि इसके वैन डर वाल आकर्षण बल के। वैन डर वाल आकर्षण बल जो होता है वो यहाँ पर लगता है। बात समझे ही ना। तो इनके बीच में वैन डर वाल आकर्षण बल जो होता है वो आकार की वजह से लगता है। तो इनके आकार की वजह से जो होगा, इनके बीच में वैन डर वाल आकर्षण बल लगेगा, जो कि बहुत ही कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसकी वजह से ये अणु लगभग अलग ही अलग रहते हैं। या आप मिथॉक्सी मीथेन की बात कर रहे हो। मिथॉक्सी मीथेन का मतलब है कि 2 मिथाइल को आपने जोड़ दिया किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन बंध क्यों नहीं बनता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, मोर विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ लगा रहता है। और अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में जो है वो हम लेते हैं NOF लेते हैं और Cl भी लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हालांकि क्लोरीन के साथ बाउंडेशन भी है, क्योंकि क्लोरीन के साथ हर जगह बंध नहीं बनाता है, लेकिन इसीलिए ज़्यादातर जगह हम जो हैं वो यहाँ पर NOF ही लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही लेते हैं। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। बात समझे ही ना। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो होती है 2.5 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो 2.1 होती है। मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसकी वजह से ये जो धनावेश है ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है कि वो दूसरे किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ में एक बंध का निर्माण कर ले। इसी वजह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या करता है, बंध का निर्माण करता है। ठीक है। तो कुल मिला के हमको एक बात ये समझ में आई कि जो एल्कोहल होते हैं उनमें क्या होता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसकी वजह से उसको पहले ब्रेक करने के लिए ऊष्मा दी जाती है, उसके बाद उस अणु को वाष्पित करने के लिए जो है ऊष्मा दी जाती है। इसी वजह से उस अणु का क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। जबकि ईथर में इस तरह का कोई केस होता नहीं। इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो आकार की वजह से आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल आकर्षण बल। ठीक है ना, वैन डर वाल आकर्षण बल इसको कहते हैं। और ये वैन डर वाल आकर्षण बल उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है जितना कि हाइड्रोजन बंध होता है, और इसकी वजह से इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये तुरंत वाष्पित हो जाते हैं, इसीलिए इनका क्वथनांक कम होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम भाषा में लिख लेते। देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन से बंधित होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः अल्कोहल के बहुत सारे अणु आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे इनको वाष्पित करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जबकि ईथर में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के स्थान पर कमजोर वैन डर वाल आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इनका वाष्पन कम ताप पर ही हो जाता है। अतः ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए तथा समीकरण भी दीजिए। आपको ये बताना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर कैसे आप पता करेंगे और किससे पता करेंगे, विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण से। तो यहाँ पर कई सारे टर्म हैं। पहले मैं उन टर्म का मतलब बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है, और फिर हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको दिया गया है क्या, प्राथमिक अल्कोहल दिया है, फिर आपको दिया है क्या, द्वितीयक अल्कोहल, और फिर आपको दिया है तृतीयक अल्कोहल। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का मतलब क्या होता है। अगर एक कार्बन जो है वो एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है, अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो वो कार्बन प्राथमिक कहलाता है। जैसे ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो इसको हम प्राथमिक कहेंगे, और प्राथमिक को हम 1 डिग्री से दिखाते हैं, द्वितीय को हम 2 डिग्री से दिखाते हैं, और तृतीय को 3 डिग्री से दिखाते हैं। तो एक कार्बन अगर एक कार्बन से बंध बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन एक कार्बन से बंध बनाया, प्राथमिक है, ये भी एक से बनाया तो प्राथमिक है। अब इसी पे आपने OH लगा दिया तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। यानी प्राथमिक कार्बन से जो भी क्रियात्मक समूह आप लगा देंगे वही हो जाएगा। जैसे क्लोराइड लगा दिया तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया।
यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है ना। द्वितीय कार्बन यानी एक कार्बन से जब आप दो कार्बन लगा देते हैं, एक कार्बन से जब आप दो कार्बन लगा देते हैं तो वो द्वितीय कार्बन कहलाता है, और उससे अगर आपने एल्कोहल OH लगा दिया तो वो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा ये वाला कार्बन, तो आपने बोला सर ये तो एक ही से लगा, ये प्राथमिक हो जाएगा। मैंने कहा ये वाला कार्बन, आपने बोला ये एक से लगा है तो ये भी प्राथमिक हो जाएगा। बात समझ आई ना। तो द्वितीय कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें एक कार्बन से दो कार्बन लगे होते हैं, और अगर आपने उससे OH ग्रुप लगा दिया तो वो अब द्वितीयक एल्कोहल बन गया। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर ये द्वितीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं। तो अगर एक कार्बन से तीन कार्बन आप लगा देते हो, अगर आप एक कार्बन से तीन कार्बन लगा देते हो तो वो तृतीयक कार्बन हो जाता है, और उससे अगर आपने OH ग्रुप लगा दिया तो वो तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तृतीयक कार्बन हमने बनाया। तृतीयक कार्बन का मतलब एक कार्बन तीन कार्बन से लगा, द्वितीय कार्बन का मतलब एक कार्बन दो कार्बन से लगा, और प्राथमिक कार्बन का मतलब एक कार्बन से लगा। अब उसमें जो क्रियात्मक समूह लगाओगे वही उसका नेचर हो जाता है, तो वो एल्कोहल हो गया। और आप हैलाइड बनाना चाहो तो हैलाइड बना सकते हो, इस तरह से आपने, ठीक। तो ये तृतीयक एल्कोहल हो गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक एल्कोहल हमारे पास ये वाला बन गया, द्वितीयक एल्कोहल हमारे पास ये वाला बन गया, ठीक है ना, और तृतीयक एल्कोहल जो है वो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ये एक बेसिक क्राइटेरिया जो है वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का बता दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कि आपको लैब में 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई हैं, 3 आपको परखनली दे दी गई हैं, और आपको ABC में आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है और कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। तीनों एल्कोहल आपको यहाँ पर दे दिए गए। अब आपको जो विधि यूज करनी है वो विहाइड्रोजनीकरण की विधि का यूज़ करना है। तो विहाइड्रोजनीकरण की विधि का मतलब ये कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, यानी उसमें हाइड्रोजन जो है वो निकलती है। तो ये विधि जो है वो कहलाती है क्या है, विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। अब जब आप विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण जो होता है उसमें जो भी आप अभिकर्मक मिलाते हैं वो विहाइड्रोजनीकरण सारे एल्कोहल के साथ करेगा या कुछ एल्कोहल के साथ करेगा, कुछ के साथ नहीं करेगा। ये निर्भर करता है कि उस एल्कोहल की संरचना क्या है और उसकी क्रियाशीलता क्या है। बातें समझ में आई कि नहीं। तो चलो अब हम यहाँ पर पहली बात तो हमें प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल का मतलब समझ में आ गया। दूसरा विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। बात समझ, तो हाइड्रोजन का निकलना ये भी हमको समझ में आ गया। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अभिक्रिया और यहाँ पर परीक्षण को हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी एल्कोहल लिया, प्राथमिक एल्कोहल लिया। तो प्राथमिक एल्कोहल को हम यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप समूह है, एक कार्बन है और इससे हमने एक कार्बन लगा के और ये OH लगा दिया, सही है ना। तो ये वाला कार्बन हमारा कैसा हो गया, प्राथमिक हो गया। यानी कि ये हमने प्राथमिक एल्कोहल ले लिया। अब एल्किल आप कोई भी बदल सकते हो, उस हिसाब से ये एल्कोहल बन जाएगा, बट होगा कैसा, प्राथमिक एल्कोहल ही होगा, ठीक। हमने क्या किया कि इसकी वाष्प ली, इसकी हमने क्या किया, वाष्प ली, और उस वाष्प को पास किया कॉपर में या फिर जिंक ऑक्साइड में। हमने कॉपर में पास किया है, जिंक ऑक्साइड में पास किया, और टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कॉपर में ही पास करते हैं इसको, ठीक है ना। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि 573 केल्विन लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाती है। अब हाइड्रोजन निकलती है तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर निकली और फिर यहाँ से निकली। अब एक बात ज़रा ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्रियात्मक समूह जो होता है, कोई भी क्रियात्मक समूह होता है, उसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्रियात्मक समूह मेरे पास एल्कोहल, ये मेरे पास क्या है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, और इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फ़ा है। और अल्फ़ा से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली। तो चलो हम ज़रा इसको नीचे बना देते हैं। तो ये R और ये CH और ये H हो जाएगा, और ये O और ये H हो जाएगा। तो इस अल्फ़ा वाले से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और एक ऑक्सीजन से निकला। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, यानी ये यौगिक कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये यौगिक जो होगा वो विहाइड्रोजनीकरण के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा, और इस तरह के यौगिक को हम एक नाम देते हैं एल्डिहाइड। इस तरह के यौगिक को हम नाम क्या देते हैं, एल्डिहाइड। इसका मतलब ये होता है कि प्राथमिक एल्कोहल को जब हम प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को जब हम कॉपर पे पास करते हैं, कॉपर ट्यूब में पास करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उस समय हमको उसी का एल्डिहाइड मिल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि भाई द्वितीयक अल्कोहल को देख लेते हैं, तो चलिए भाई द्वितीयक अल्कोहल की अब कहानी यहाँ पर समझ ली जाए कि द्वितीयक अल्कोहल में क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो है आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि हमने अल्फ़ा से हाइड्रोजन हटाया, इसलिए हम इसको अल्फ़ा निराकरण कहते हैं या अल्फ़ा विलोपन कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन। अल्फ़ा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा ज़्यादातर कॉमन होता है, बात समझ ना। तो विलोपन अभिक्रिया हो गई है। विलोपन का मतलब है कि आपने कुछ हटा दिया अणु से, और हटाया कहाँ से, अल्फ़ा से हटाया, इसलिए अल्फ़ा निराकरण अभिक्रिया है या अल्फ़ा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। अब हम देखते हैं द्वितीयक अल्कोहल से। तो द्वितीयक अल्कोहल में कार्बन जो होगा वो कैसा होना चाहिए, द्वितीयक होना चाहिए, यानी कि उस कार्बन से 2 कार्बन लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन लग गया। आपको समझ में आ रहा है कि ये इसका एक कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये द्वितीयक अल्कोहल है। हमने क्या किया, इसकी वाष्प ली और वाष्प को हमने पास किया कॉपर में, कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 573 केल्विन आप देखते हो, ठीक है, 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकला। अब ये हाइड्रोजन निकल कहाँ से रहा, अल्फ़ा से निकल रहा है। इसका मतलब ये भी अभिक्रिया जो है वो अल्फ़ा विलोपन अभिक्रिया है या अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन है या अल्फ़ा निराकरण अभिक्रिया है। तो चलो भाई यहाँ से बन क्या जाएगा, तो चलो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब यहाँ से ये क्या हुआ, H2 निकल गया, तो ये आधा बॉन्ड, ये आधा बॉन्ड, ये बन गया क्या, पूरा बॉन्ड। तो बन क्या गया, बन गया ये R और ये C डबल बॉन्ड O और ये R बन गया। तो ये बन गया क्या, कीटोन। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो ये विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया हो गई। बात समझ आई कि नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है, और अगर हम द्वितीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमको कीटोन मिलता है। अब हम यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल को देख लेते हैं कि तृतीयक अल्कोहल का अगर हमने विहाइड्रोजनीकरण किया तो हमको क्या मिलेगा। तो देखो, तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो वो कार्बन जो कि 3 कार्बन से बंधित होता है वो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। अब यहाँ पर हमको एक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर CH3 ले लिया और ये OH ले लिया। ये वाला कार्बन हमारा, ये वाला अल्कोहल हमारा कैसा है, तो ये तृतीयक अल्कोहल है। तृतीयक अल्कोहल जो होता है ये क्रियाशील ज़्यादा होता है, और ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से जब हम इसको कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं, यानी इसकी वाष्प को हम कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये यहाँ से OH निकालता है और यहाँ से H निकालता है। मतलब कि प्रोसेस क्या हो रही होगी वो ज़रा समझ में आ जाती है कि ये कार्बन इसके ऊपर ये CH2 और ये H लगा है और ये OH लगा है। ये कार्बन इसके ऊपर OH लगा है, ऊपर CH2 H लगा हुआ है। यहाँ से क्या हुआ, H2O निकल जाता है, और H2O निकल गया तो जब जल निकल गया तो फिर इसका मतलब है कि ये निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना, या हम इसको कहेंगे विहाइड्रेशन अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना, तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी, यानी यहाँ से जल निकल गया। अब जब जल निकल गया तो जल निकलने से क्या हुआ कि ये देखना, ये आधा बंद, ये आधा बंद मिलके पूरा बंद, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया CH2 और यहाँ पर लग गया R, बन क्या गया, एल्कीन बन गया। ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे बोर्ड पे सामने। देखिए आपको क्या करना है, आपसे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद यानी अंतर करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए तथा उसका समीकरण भी दीजिए। तो आपने बोला कि सर प्राथमिक अल्कोहल की जब हम कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर की जगह हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर अभिक्रिया जो है कॉपर में ही होती है। तो हमने कॉपर ट्यूब पे प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को पास किया, तो इसने हाइड्रोजन गैस को निकाला यानी विहाइड्रोजनीकरण किया और एल्डिहाइड का निर्माण किया। बात समझ में आई ना। ये यौगिक जो बन रहा है वो कैसा है, वो एल्डिहाइड है। ठीक। उसके बाद जब द्वितीयक अल्कोहल को किया तो उसने क्या किया, कीटोन का निर्माण किया और विहाइड्रोजनीकरण किया। बट जब तृतीयक अल्कोहल को किया तो विहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की अभिक्रिया की और उसने एल्कीन का निर्माण किया। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई थी
उन टेस्ट ट्यूब में आपको देखना है कि एल्कीन किस में बन रहा है। मान लो इसमें एल्कीन बन रहा है, यानी इन सब का परीक्षण करना है। बात समझ में आई ना, कीटोन इसमें बन रहा है, एल्डिहाइड इसमें बन रहा है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री हो गया एल्डिहाइड बनने की वजह से, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया कीटोन बनने की वजह से, और ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया किसकी वजह से, एल्कीन बनने की वजह से। इस तरह से इन तीनों में आपने क्या किया, अंतर पता कर लिया। ठीक है, तो ऐसे इसका उत्तर देना है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों में कौन से अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है और क्यों। अब ये सौंदर्य प्रसाधन का मतलब क्या है, जो मेकअप में यूज़ किए जाते हैं उनको हम सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं। कॉस्मेटिक जो होते हैं वो सौंदर्य प्रसाधन कहलाते हैं, और उनमें किस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है ये बताना है। तो देखिए, अगर आप किसी भी अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये वो अल्कोहल होना चाहिए जो कि त्वचा को, स्किन को डैमेज ना करे, उसको ज़्यादा प्रभावित ना करे। और दूसरी बात ये कि जो आप बनाना चाह रहे हो वो चीज़ आसानी से उसमें बन जाए। बात समझ में आई कि नहीं है? 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो वो आसानी से उसमें बन जाए, बात समझे ना, और दूसरा ये कि जो स्किन में जब वो लग रही है, जब वो कॉस्मेटिक लग रहा है स्किन में, तो वो स्किन को डैमेज ना करे। तो देखिए, यहाँ पर जो होता है वो इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का जो होता है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधनों में। अब क्यों किया जाता है भाई, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये जो होता है एक अच्छा विलायक होता है। कैसा होता है, अच्छा विलायक होता है, और अच्छा विलायक होने की वजह से जो कॉस्मेटिक आप बनाना चाह रहे हो वो कॉस्मेटिक आसानी से बन जाती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये विषैला नहीं होता है। ये कैसा है, विषैला नहीं होता है। इसका नेचर विषैला नहीं है, बल्कि इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। और जब ये उदासीन होता है तो उस केस में ये क्या करता है कि ये जो है वो स्किन को डैमेज नहीं करता है। ठीक है, हालांकि एक्सेस में तो हर एक केमिकल जो होता है वो स्किन को डैमेज करता है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो फिर वो एक्सेस जो होगा, मतलब ज़्यादा अगर आप कोई केमिकल का प्रयोग कर रहे हो तो वो क्या करेगा, त्वचा को ख़त्म ही करेगा, बर्बाद ही करेगा। लेकिन कम मात्रा में जो होता है वो ये स्किन को डैमेज नहीं करता। ठीक है, इसलिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग जो है वो सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। इसके उत्तर को मैंने लिखा है कि एथिल अल्कोहल ब्रैकेट में C2H5OH का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि यह अच्छा विलायक होता है जिसके कारण सौंदर्य प्रसाधनों को बनाना आसान होता है। दूसरा, यह उदासीन होता है तथा विषैला नहीं होता है जिसके कारण त्वचा को अधिक प्रभावित नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, यानी कि दर्शाइए, यानी कि आपको इनका निर्माण करना है। पहला कह रहा है कि एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल। देखिए, जब भी इस तरह के इंटर कन्वर्जन आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यौगिकों का स्ट्रक्चर पता हो, उनकी संरचना पता हो कि उनका सूत्र क्या है, तभी आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे। तो इसलिए आप सूत्र की जरूर प्रैक्टिस करिए कि भाई ये नाम है, जैसे मेथेनॉल तो सूत्र क्या है CH3OH, एथेनॉल तो सूत्र क्या है C2H5OH। तो इस तरह से आपको बहुत सारी यौगिकों के सूत्र पता होने चाहिए, मतलब वो तो दिमाग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल आपको बनाना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या करना है, हमको एक इंटर कन्वर्जन ये करना है कि एल्कीन से हमको बनाना है 1 फेनिल एथेनॉल। क्या बनाना है, 1 फेनिल एथेनॉल। सही। तो देखो, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, बट उसमें 1 पे फेनिल लगाना है। तो देखो, ये मेरे पास हो गया एथेनॉल, 2 कार्बन का ऑल होता है एथेनॉल। अब इसमें ये वाला कार्बन मेरे पास 1 है, ये वाला कार्बन कैसा 2 है। ठीक है, और इस 1 वाले पे लगा है क्या, फिनाइल, यानी कि ये लगा दिया मैंने फिनाइल ग्रुप। तो अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो आता है ये वाला, ये संरचना हमारे पास बन के आती है। तो एक कोई आपको एल्कीन लेना है और एल्कीन से आपको 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि आपको एक एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। देखो भैया, आपको एल्कीन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। एल्कीन का मतलब C+C से आपको CHOH बनाना है। मतलब यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, जलीकरण करना है, यानी कि इसमें जल जोड़ना है।
वास्तव में जल योजन की अभिक्रिया है, और जल योजन की अभिक्रिया एल्कीन की जो होती है वो किसी भी अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो अब आप ये जरा सोचो कि आपको एक कोई उपयुक्त एल्कीन से ये वाला बनाना है, तो भैया मेरे इसी के एल्कीन बना लो। इसी के एल्कीन ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये मेरे पास हो गया फिनाइल और ये CH और डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एक एल्कीन ले ली। और इस एल्कीन की अभिक्रिया करा दी किसके साथ, जल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। आपको समझ में आ रहा है कि नियम कौन सा लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनी आ गए भाई, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि यदि आप असम्मित एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो अभिकारक है उसका नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर वाटर क्या देगा, H+ और OH-, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगेगा जिस पे हाइड्रोजन कितने होंगे, कम होंगे। ये दो मेरे पास कार्बन ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। नेगेटिव वाला मार्कोनी के हिसाब से कहाँ लगेगा, जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो चलो भैया लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा और ये बन गया क्या, CH और ये बन गया OH, और यहाँ पर जाके लग जाएगा हाइड्रोजन, तो CH3, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यही यौगिक मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, रिंग के ऊपर CH CH3OH, रिंग के ऊपर CH CH3OH, ठीक है ना। तो 1-फिनाइल एथेनॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस यौगिक का अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है स्टाइरीन, इसको हम स्टाइरीन कहते हैं। तो स्टाइरीन से यानी कि इस एल्कीन से हमने क्या किया, 1-फिनाइल एथेनॉल बना लिया। तो इस तरह से आपका पहला टारगेट कंप्लीट हुआ कि एक उपयुक्त एल्कीन से आपको 1-फिनाइल एथेनॉल बनाना था। सही, चलो भैया अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया, इसने SN2 अभिक्रिया दे दी। SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी द्विआण्विक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। द्विआण्विक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो ज़्यादातर देते कौन है, वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देते हैं। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो इस अभिक्रिया को देते हैं। अब क्या कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी इसने कोई एल्काइल हैलाइड के बारे में बताया नहीं है कि आपको क्या लेना है, यानी उपयुक्त एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल का निर्माण करना है। तो चलिए भाई हम इसको भी देख लेते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि सेकंड टारगेट आपका ये है कि आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना है और आपको SN2 अभिक्रिया दे दी, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो होगा, और उस एल्काइल हैलाइड से आपको बनाना है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो भैया जरा इसका स्ट्रक्चर बना ले। तो साइक्लोहेक्सिल तो ये हो गया, साइक्लोहेक्सिन से एक हाइड्रोजन हटाया साइक्लोहेक्सिल, और मेथेनॉल का मतलब है कि CH2 और OH। भाई मेथाइल अल्कोहल मेथेनॉल होता है CH3OH। अब आप इसमें क्या करोगे, एक ग्रुप लगाओगे तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। बात समझ में आई ना। अच्छा, तो क्या करना है, करना ये है कि हमको एल्काइल हैलाइड से, हमको क्या करना भैया कि हमको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है। अगर किसी भी हैलाइड से आप अल्कोहल बनाते हो तो आप सीधे सीधे एक्वस NaOH ले लेते हो। बात समझ आई ना, आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH ले लेते हो, जलीय NaOH या जलीय KOH ले लेते हो, और वो क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। तो भाई ये अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि साइक्लोहेक्सिल CH2Br ले लेते हैं। बात समझ आई ना। अब हमने जब ये यौगिक ले लिया, इसी से मिलता जुलता एल्काइल हैलाइड ले लिया, और इसकी अभिक्रिया हमने क्या की, जलीय NaOH या KOH के साथ कराई। बट उसके पहले जरा हम ये कंफर्म कर लें कि ये प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन दे दी गई है कि SN2 अभिक्रिया करनी है। तो प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक कार्बन से लगा हुआ हैलाइड प्राथमिक हैलाइड कहलाता है, और प्राथमिक कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जब एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा होता है।
अगर एक कार्बन से लगा तो ये प्राथमिक है, ये वाला कार्बन भी प्राथमिक है, और इससे अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। तो चलो भाई इस कार्बन का नेचर देखें तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से लगा है, यानी ये कैसा 1 डिग्री है, इसका मतलब मेरे पास ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। क्या है? साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम लिख दें अगर हम तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक। अब इसका जलीय NaOH के साथ किया, यहाँ से NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा CH2OH, यानी कि साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल जो है बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेकेंड टारगेट को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास थर्ड टारगेट है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए थर्ड में हमसे ये कह रहा है कि एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड के उपयोग से पेंटेन 1 ऑल बनाना है। यहाँ पर भी इन्होंने एल्किल हैलाइड एक उपयुक्त दे दिया और कहा भैया पेंटेन 1 ऑल बनाना है। तो देखिए हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और उससे हमको बनाना क्या है, पेंटेन 1 ऑल। फिर वही वाली कहानी कि हमको दे दिया क्या, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल दे दिया बनाने के लिए। तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जलीय NaOH या KOH का प्रयोग कर लेंगे। अब भाई पेंटेन 1 ऑल है तो इसका मतलब है पेंटेन 1 ऑल जरा बनाओ, तो पेंटेन 1 ऑल बनेगा CH3 CH2 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 CH2OH, ये 1 2 3 4 5, तो ये जाएगा क्या, पेंटेन 1 ऑल बन जाएगा। तो भाई जब तुमको क्या करना है, सिर्फ हैलोजन हटाना है और OH को लाना है, तो बाकी का सारा फिक्स हो गया ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक जैसा एल्किल हैलाइड में होगा, यानी ये CH3 हो गया, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और Br मान लो मैंने लगा दिया। यानी मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, यानी 1 ब्रोमो पेंटेन ले लिया और 1 ब्रोमो पेंटेन ले लिया और उसका क्या किया, जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराया, तो इसने क्या किया, पेंटेन 1 ऑल बना दिया। तो इस तरह से तीसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया।